कभी सोचा है कि न्याय की लड़ाई सिर्फ दूर दराज के वैश्विक मंचों पर ही नहीं, बल्कि हमारे अपने आंगन में, हमारे अपने महाद्वीप में लड़ी और जीती जा सकती है? तो आज हम इन्हीं शक्तिशाली क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रणालियों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। अगर किसी के सबसे बुनियादी अधिकार छीन लिए जाएं, तो वो आखिर न्याय के लिए कहाँ जाए? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का नाम आता होगा, लेकिन एक और रास्ता भी है जो अक्सर कहीं ज्यादा असरदार होता है। और जवाब, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है, हमारे अपने महाद्वीपों के अंदर। तो चलिए इसी जवाब की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जैसा एक ग्लोबल सिस्टम है, तो फिर इन रीजनल सिस्टम्स की जरूरत ही क्या है? देखिए, बात सिर्फ एक और सिस्टम बनाने की नहीं है, बल्कि न्याय को असल में लोगों की पहुंच तक लाने की है। इन्हें आप यूएन की छोटी कॉपी मत समझिए। ये सिस्टम्स ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ मिलकर काम करते हैं, और इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये स्थानीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति की नब्ज को समझते हैं, जिससे ये कहीं ज्यादा असरदार साबित होते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं यूरोप से, जिसे अक्सर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे मजबूत क्षेत्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली का जन्म कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की राख से हुआ था। इस टाइमलाइन पर देखिए, 1950 में यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स पर साइन हुए। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक वादा था, एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो आज भी सरकारों को उनके काम के लिए जवाबदेह ठहराता है। इस सिस्टम की असली ताकत इसके दो बड़े पिलर्स में है। पहला है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक आम इंसान अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। और दूसरा है कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका काम यह पक्का करना है कि कोर्ट के फैसले सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि असल में लागू हों। और यही वो बात है जो इसे इतना खास बनाती है। जैसा यहां लिखा है, निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये अदालत कोई फैसला सुनाती है, तो सरकारों को उसे मानना ही पड़ता है। ये कोई सलाह नहीं, ये कानून है। और यही चीज इसे दुनिया की सबसे ताकतवर मानवाधिकार अदालतों में से एक बनाती है। अच्छा, अब यूरोप से निकलते हैं और अटलांटिक पार करके चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां के बिल्कुल अलग ऐतिहासिक हालात ने एक अलग तरह के सिस्टम को जन्म दिया। ये सिस्टम तानाशाही और मानवाधिकारों के गंभीर हनन के जवाब में एक मजबूत ताकत बनकर उभरा। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1948 की घोषणा से इसकी शुरुआत हुई और 1969 के कन्वेंशन ने इसे कानूनी ताकत दी। आज ये सिस्टम अपने साहसिक और प्रोग्रेसिव फैसलों के लिए जाना जाता है, जिसने पूरे लैटिन अमेरिका में मानवाधिकारों के मायने ही बदल दिए हैं, खासकर जब बात सरकारों को जवाबदेह ठहराने की आती है। यूरोप की तरह ही यहाँ भी दो मुख्य बॉडीज हैं। इंटर अमेरिकन कमीशन, जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, जांच करता है, शिकायतें सुनता है। और फिर है इंटर अमेरिकन कोर्ट, जो बाध्यकारी फैसले सुनाता है और आने वाले केसेस के लिए कानूनी मिसालें कायम करता है। इस कोर्ट की ताकत को समझना है तो बस एक केस को देखिए, वेलास्केज रोड्रिगेज केस। इस केस में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उसने कहा कि सरकारें सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें बचाने में नाकाम रहने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस एक फैसले ने जबरन गायब किए जाने के खिलाफ पूरे महाद्वीप में सरकारों पर एक नई और मजबूत जवाबदेही डाल दी। अब हम चलते हैं अफ्रीका की ओर, जिसका सिस्टम इस महाद्वीप की अपनी अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के अधिकारों की बात नहीं करता, ये गरीबी, संघर्ष और पूरे समुदाय के अधिकारों जैसे बड़े मुद्दों से भी निपटता है। ये सिस्टम बाकियों के मुकाबले थोड़ा नया है, जैसा कि इस टाइमलाइन से पता चलता है। 1981 में चार्टर को अपनाया गया था, लेकिन इसकी अदालत 2004 में ही बनी। पर अपनी कम उम्र के बावजूद ये पूरे महाद्वीप में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत तेजी से उभरता हुआ जरूरी मंच है। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे अनोखे पहलू पर, लोगों के अधिकार का कॉन्सेप्ट। यही वो चीज़ है जो इसे बाकी दुनिया से अलग करती है। मतलब ये सिर्फ मेरे अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि हमारे अधिकार की बात करता है। ये मानता है कि विकास का अधिकार, शांति का अधिकार या एक साफ पर्यावरण का अधिकार किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी का होता है। सच में ये एक क्रांतिकारी सोच है। पर हाँ, एक बैलेंस्ड नजरिया रखना भी जरूरी है। एक तरफ तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सांस्कृतिक जड़ें और सामूहिक अधिकारों पर जोर देना है।
लेकिन दूसरी तरफ इसकी चुनौतियां भी साफ हैं, जैसे कि संसाधनों की कमी और फैसलों को लागू करवाने में आने वाली राजनीतिक मुश्किलें। तो ठीक है, हमने तीनों सिस्टम्स को अलग अलग समझ लिया है। अब क्यों ना इनको एक साथ आमने सामने रखकर देखा जाए कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। पूरी डिटेल में जाने से पहले यहां दो बड़े अंतर साफ दिखते हैं। यूरोपियन सिस्टम का फोकस मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर है और वो सबसे असरदार माना जाता है। वहीं अफ्रीकी सिस्टम का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें लोगों के अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन उसकी प्रभावशीलता अभी भी बढ़ रही है। ये टेबल एक नज़र में सारी कहानी बता देती है। पहली लाइन देखिए, बाइंडिंग जजमेंट्स। यूरोप और अमेरिका में मजबूत है, जबकि अफ्रीका में मध्यम। अब दूसरी लाइन पर आते हैं, इंडिविजुअल पिटिशंस। तीनों में ये मुमकिन है, लेकिन अफ्रीका में कुछ शर्तों के साथ। और आखिरी लाइन यानी फोकस सबसे बड़ा अंतर दिखाती है, यूरोप के सिविल पॉलिटिकल राइट से लेकर अफ्रीका के बहुत व्यापक लोगों के अधिकारों तक। तो इन सारी डिटेल्स को एक साथ रखने पे क्या समझ आता है? आखिर ये रीजनल सिस्टम्स इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सिस्टम्स बहुत ताकतवर हैं। ये सिर्फ कागजी शेर नहीं है, बल्कि ये असल में एनफोर्समेंट देते हैं। ये आम लोगों के लिए न्याय का दरवाज़ा खोलते हैं। वे लोकल कल्चर का सम्मान करते हैं, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं और आखिर में ये ग्लोबल सिस्टम को कमज़ोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये क्षेत्रीय प्रणालियां मानवाधिकारों को बड़ी बड़ी किताबों से निकालकर आम लोगों के लिए असली, ठोस और लागू किए जा सकने वाले समाधानों में बदल देती हैं। तो हमने 3 अलग अलग महाद्वीपों पर 3 अलग अलग सिस्टम्स को देखा, लेकिन इन सब के दिल में एक ही शक्तिशाली विचार है कि न्याय कोई दूर की चीज नहीं होनी चाहिए। ये हर किसी के लिए सुलभ, प्रासंगिक और वास्तविक होना चाहिए। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया की चुनौतियां और भी जटिल होती जा रही हैं, क्या न्याय की असली लड़ाई इन वैश्विक मंचों से हटकर इन क्षेत्रीय और स्थानीय मैदानों में ही लड़ी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।